हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज अपन एक नए विषय के साथ में आए हैं। इतने दिन अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे, तो आज अपन ने सब्जेक्ट चेंज कर लिया है। अपन राजस्थान के भूगोल की जगह आज अपन भौतिक भूगोल जो है उसका एक चैप्टर अपन आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपन चालू करते हैं। आज का अपना जो चैप्टर है वायुमंडल की संरचना और संगठन। वायुमंडल संरचना और संगठन। सबसे पहली बात, वायुमंडल होता क्या है? तो देखिए, वायुमंडल किसको कहते हैं? अपन सटीक सीधी परिभाषा जो होती है वायुमंडल की, उसमें अपन कह सकते हैं कि अपने चारों ओर का जो आवरण है उसको अपन क्या कहते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। लेकिन अपन जो भूगोल की परिभाषा है, इस भूगोल की परिभाषा में अपन कहेंगे कि अपने चारों ओर जो गैसीय आवरण पाया जाता है, इस गैसीय आवरण को अपन क्या कहते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, तो परिभाषा के अंदर अपन क्या करेंगे? इसकी परिभाषा होगी किसी ग्रह के चारों ओर के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल कहा जाता है। किसी ग्रह के चारों ओर के जो गैसीय आवरण होता है उसको अपन क्या कहते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण पाया जाता है, गैसीय आवरण पाया जाता है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। उसे अपन वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, गैसीय आवरण का मतलब जैसे अपने वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, तो उनका एक आवरण है अपने चारों तरफ, उसको अपन क्या कहेंगे? वायुमंडल बोलेंगे अपन। ठीक है, तो इस वायुमंडल के अंदर सभी प्रकार के तारे, चंद्रमा, पृथ्वी और भी जितने ग्रह वगैरह हैं वो सारे के सारे इसी वायुमंडल के अंदर व्याप्त होते हैं। या अपन वायुमंडल जो है सभी ग्रहों पर भी पाया जाता है, पृथ्वी पर भी पाया जाता है, सूर्य पर भी पाया जाता है। सभी प्रकार पर या सभी ग्रहों पर एक वायुमंडल निश्चित रूप से पाया जाता है। तो सटीक रूप से अपन परिभाषा में कह सकते हैं कि किसी ग्रह के चारों तरफ जो गैस का आवरण पाया जाता है या गैसीय आवरण जो पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो वायुमंडल के कुछ कार्य होते हैं। वायुमंडल के कार्य होते हैं। ये वायुमंडल के क्या कार्य होते हैं? कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल जो है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और अपने लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो वायुमंडल का पहला कार्य क्या होता है? पहला जो कार्य है उसमें वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती है। विभिन्न गैसें पाई जाती है। विभिन्न गैसें पाई जाती है जैसे नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो उत्तर देगा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है ना, इस प्रकार की कई प्रकार की गैसें जो है वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। ये विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं ये ही अपनी धरती पर जीवन को संभव बनाती है। तो पहला इसका कार्य हो जाएगा
है इसके अंदर कई प्रकार की गैसें पाई जाती है। फिर इसका दूसरा कार्य क्या है, वायुमंडल में जल वाष्प पाया जाता है। वायुमंडल में जल वाष्प पाया जाता है, ठीक है, जल वाष्प पाया जाता है। जैसे मान लो हवा के अंदर तो आर्द्रता होती है ना, ये आर्द्रता जाकर वायुमंडल के अंदर जल वाष्प का उत्करण कर लेती है। ये जल वाष्प पाया जाता है और जल वाष्प का कार्य क्या है, ये अपनी पृथ्वी पर वर्षा कराने में सहायक होती है, ठीक है ना। पृथ्वी पर जो वर्षा होती है, वर्षा कहाँ से होती है, वायुमंडल में पाए जाने वाले जल वाष्प से ही वर्षा है वो संभव होती है। तो ये दूसरा इसका उपयोग होता है। तीसरा इसका क्या उपयोग हो जाएगा, वायुमंडल पैरामैग्नेटिक किरणों से, मतलब वायुमंडल के अंदर कुछ गैसें पाई जाती है जो अपनी पैरामैग्नेटिक किरणों से सुरक्षा करती है, पैरामैग्नेटिक किरणों से सुरक्षा करती है। पैरामैग्नेटिक किरणों से अपनी क्या करती है, सुरक्षा करती है। जैसे मान लो सूर्य की जो किरणें होती है, अगर सूर्य की किरणें डायरेक्ट अपनी धरती पर आएंगी तो मानव का जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें अगर डायरेक्ट अपनी धरती पर आएंगी तो उससे कई प्रकार की बीमारियां फैल जाएंगी। जैसे चर्म कैंसर होता है, ये चर्म कैंसर की जो बीमारी है ये फैलने का बहुत ज़्यादा चांस बन जाएगा। दूसरी बात, धरती का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि सूर्य से आने वाली जो पैरामैग्नेटिक किरणें हैं, इन पैरामैग्नेटिक किरणों से वायुमंडल जो है अपनी सुरक्षा करता है। इसके अलावा वायुमंडल के अंदर क्या पाया जाता है, हरित ग्रह गैसें पाई जाती है, हरित ग्रह गैसें पाई जाती है। अब ये हरित ग्रह जो गैसें होती है ये क्या करती है, हरित ग्रह जो गैस है कि अपने धरती का जो औसत तापमान है, धरती का एवरेज जो टेम्परेचर है, इस एवरेज टेम्परेचर को बनाए रखने के अंदर ये हरित गैसें जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। अब आपको मेरे को ये बताना है कि धरती का औसत तापमान कितना होता है, कमेंट करके बताएंगे मुझे औसत तापमान। बहुत सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपनी धरती का औसत तापमान कितना है, तो वो एवरेज जो टेम्परेचर है वो हरित ग्रह गैसें बनाए रखने के अंदर सहायक होती है। तो चलिए, हरित ग्रह गैसें जो औसत तापमान है धरती का लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्तमान में अपनी पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हरित ग्रह जो गैसें हैं ये अपनी धरती का 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बनाए रखने के अंदर होती है, सहायक होती है। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो कांच का घर होता है, इस कांच के घर के समान ही ये व्यवहार करके और धरती का जो तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये 4 उपयोग हो गए। 5वां क्या उपयोग होता है इसका, जैसे मान लो अपनी वायुमंडल के अंदर बृहस्पति और जो मंगल ग्रह होता है, सॉरी शुक्र ग्रह, इस शुक्र और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारी उल्काएं पाई जाती है, ठीक है। अब ये उल्का पिंड जो है वो बार बार अपने वहां से टूटकर धरती की तरफ आते हैं, तो वायुमंडल में घर्षण के कारण ये वहीं पर वायुमंडल में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो एक तरह से अपन ये भी कह सकते हैं कि वायुमंडल जो है अपने को किससे बचाता है, उल्काओं से बचाता है। विभिन्न प्रकार के जो उल्का पिंड है, इन उल्का पिंडों से अपनी सुरक्षा करता है वायुमंडल, ठीक है। तो वायुमंडल हमें उल्का पिंडों से बचाता है, उल्का पिंडों से बचाता है, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के जो उल्का पिंड होते हैं इनसे अपनी सुरक्षा है वायुमंडल ही करता है। इसके अलावा रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। रेडियो तरंगों को क्या करता है, परावर्तित करता है। परावर्तित करने का मतलब जैसे अपने वायुमंडल के अंदर एक परत पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं आयन मंडल।
इस आयनमंडल से ये रेडियो तरंगें जो है टकराकर वापस आ जाती है। तो इनको परावर्तित करता है। ये रेडियो तरंग अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट रखती है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? तो रेडियो जो तरंग होती है ये दूर संचार के अंदर सहयोगी होती है, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, मोबाइल है, जो भी है इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा सहायक होती है। तो दूर संचार रेडियो तरंग जो है ये अपने दूर संचार में सहयोगी होती है, दूर संचार में सहायक होती है। ठीक है, जैसे मान लो टीवी है, रेडियो है। टीवी रेडियो में जो प्रसारण होता है ना, ये प्रसारण इन रेडियो तरंगों में परावर्तित होने के कारण ही हो पाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वायुमंडल जो है ये अपने लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार से उपयोगी होता है। इसी प्रकार और देखें तो अपन तो देखो पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे जो अपनी जो ऊर्जा बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं अपने पेड़ पौधे। ये भी वायुमंडल के द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार से अपन देखें तो वायुमंडल जो है विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर मानव जीवन के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी होता है। ठीक है, तो ये वायुमंडल की परिभाषा होगी और वायुमंडल की कार्य होगी। फिर अब देखते हैं अपन इसका संगठन। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन। अब संगठन के अंदर अपने को देखना है कि वायुमंडल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। तो देखिए वायुमंडल के अंदर कई प्रकार की गैसें पाई जाती है, जल वाष्प पाया जाता है। तो अपन अगर सबसे पहले देखें तो वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसों का योग है। ठीक है, इसके अलावा शुद्ध हवा पाई जाती है, हवा के अलावा धूल के कण, जल वाष्प और कई प्रकार की अशुद्धियां जो है आसमान में वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं पर देखें तो जल वाष्प है, धूल के कण है, ये मानव के जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो वायुमंडल के अंदर पाई जाने वाली जो गैस है इनके अंदर में देखो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ऑर्गन है, ऑर्गन एक 3 नंबर जाएगा आपका ऑर्गन, 4 नंबर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में जो अगली गैस है वो आ जाएगी नियोन, नियोन, फिर आ जाएगा हीलियम, हीलियम के बाद में गैस है आपकी क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, फिर आ जाएगा जिनॉन और अंत में जो लास्ट जो इसकी गैस है वो है आपकी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो प्राचीन समय के अंदर जब अपनी धरती पर जीवन नहीं था तो वायुमंडल किससे बना हुआ था? वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम नाम की 2 गैसें थी। इन्हीं गैसों की मात्रा अपने वायुमंडल के अंदर ज्यादा थी और ये दोनों गैसें जो है ज्यादा तापमान वाले जगह पर पाई जाती है। तो अगर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती तो अपनी धरती पर जीवन भी संभव नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे अपने वायुमंडल से हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है वो दोनों समाप्त हो गई और ये वायुमंडल के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न गैसें जो है ये अपने वर्तमान समय के अंदर जो गैसें पाई जाती है ये धीरे धीरे अपने वायुमंडल के अंदर फैलती गई। तो इस प्रकार अगर देखें तो देखो लगभग 78
गैसों का है तो कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन जो गैस है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। इसके अलावा ऑक्सीजन है 20.95% भाग ऑक्सीजन का है। इस प्रकार से देखिए तो लगभग 99% भाग जो है वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का, तो वो 99% भाग दो ही गैसों का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 99% भाग इन्हीं दोनों का पाया जाता है। इसी प्रकार ऑर्गन जो गैस है ये पाई जाती है इसके बाद में 0.93%, 1% से भी कम है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.003%। तो ध्यान रखना ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वेश्चन आपको एक बार पूछा जाता है कि कितनी प्रतिशत पाई जाती है, तो 0.003। इसी प्रकार जो नियोन गैस है इसकी परसेंटेज आएगा 0.002% है। और बाद में जो हीलियम, क्रिप्टॉन, नियोन और हाइड्रोजन गैस है इनकी मात्रा जो है बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। इसी प्रकार देखो हीलियम का है 0.0005%, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा के अंदर गैस पाई जाती है। क्रिप्टॉन जो गैस है ये मिलेगी आपको 0.001% मात्रा, ठीक है। नियोन जो गैस बची है आपकी जेनॉन, जेनॉन जो गैस है ये पाई जाती है आपकी 0.00009%। और लास्ट में जो हाइड्रोजन गैस बची है ये मिलेगी आपको 0.00005%। तो ये वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैसें हैं इन गैसों का मिश्रण अपने वायुमंडल में इस प्रकार से पाया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा मात्रा में गैस पाई जाती है वो कौन सी थी? नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन गैस है, बाद में ऑर्गन आ गई, फिर आगे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आ गया नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, नियोन और हाइड्रोजन। ये 9 गैस जो अपने वायुमंडल के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो धूल के कण है, जलवाष्प है या अन्य अशुद्धियां जो है वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। अब अपन इन्हें 4-5 गैसों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से कौन सी गैस की क्या विशेषता होती है। देखो पहली गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन जो गैस होती है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? यह गैस अक्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस है, ठीक है। दूसरी बात इसकी सबसे बड़ी खासियत यह आग बुझाने में सहायक होती है, आग बुझाने में सहायक होती है, ठीक है। तो आग बुझाने में सहायक कौन सी होती है? नाइट्रोजन। या ऐसे भी बोल सकते हैं अपन कि आग को तेजी से फैलने से रोकती है, आग को तेजी से फैलने से रोकती है, ठीक है ना। आग को तेजी से फैलने से रोकती है, या अपन कह सकते हैं कि आग बुझाने के अंदर जो सहायक होती है कौन सी होती है? नाइट्रोजन। और आग को जलाने में कौन सी सहायक होती है? आप लोग बता सकते हो कि ऑक्सीजन जो गैस होती है ये आग को जलाने के अंदर सहायक होती है, ठीक है। इसके अलावा और बात करें तो देखो पेड़ पौधे जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण किससे करते हैं? नाइट्रोजन से करते हैं। प्रोटीन का निर्माण इसी गैस की सहायता से करते हैं। जैसे मतलब सूर्य की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया उसका प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन गैस के माध्यम से ही वो करते हैं। या फिर अपन बोल सकते हैं कि लाइक कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे फलीदार पेड़ों के अंदर, वो विनाइट्रेशन की प्रक्रिया के माध्यम से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, फिर वो नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण करते हैं, वो भी उसके अंदर नाइट्रोजन गैस क्या होती है? सहायक होती है। साथ में अम्लीय वर्षा कराने में सहायक होती है, अम्लीय वर्षा कराने में सहायक होती है। मतलब ये अम्लों का निर्माण कर लेती है और पानी के साथ में घुलकर ये वायु अपनी धरती पर अम्लीय वर्षा का निर्माण करती है, कराने में सहायक होती है। अम्लीय वर्षा जो होती है वो जब वर्षा होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि जैव विविधता को खतरा होता है। और दूसरी बात अपने जो जलाशय होते हैं शुद्ध पानी की, वो भी क्या हो जाते हैं, इससे
समाप्त हो जाते हैं या दूषित हो जाते हैं। इसके अलावा यह रंगहीन होती है तथा गंधहीन गैस होती है। ठीक है, रंगहीन होती है और गंधहीन भी गैस होती है। दूसरी बात, रंगमंच जो होते हैं अपने, इन रंगमंच के अंदर भी नाइट्रोजन गैस जो है विभिन्न प्रकार से उपयोगी होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपने लिए जो नाइट्रोजन गैस है इसकी कई विशेषताएं हैं मैंने आपको बता दी। और वायुमंडल के अंदर लगभग 78.8% भाग जो है वो नाइट्रोजन गैस का पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो गैस होती है प्राणदायी गैस होती है, प्राणदायी गैस होती है। ठीक है, और ये जो गैस होती है वो लगभग 20.95% भाग में पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस की विशेषता मैं फटाफट आपको दोनों में बता देता हूँ, उसके बाद में अपन वीडियो को समाप्त करेंगे। ऑक्सीजन गैस प्राणदायी गैस होती है, 20.95% भाग जो है ऑक्सीजन का पाया जाता है। साथ में इसकी और क्या खासियत हो जाएगी कि जो ऑक्सीजन गैस है वो आग को जलाने में सहायक होती है। ठीक है ना, आग को जलाने में सहायक होती है। दूसरी बात, पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और मानव क्या करता है, उसको ग्रहण करता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन जो गैस है वायुमंडल में पाई जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, इतना मैंने आज आपको करवाया, उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर बाकी का बता हुआ भाग देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।